गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपका? मेनली बैच कल्चर के बारे में पढ़ा था कि जो बैच कल्चर की क्या काइनेटिक्स होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स होते हैं। एक तो होता है बैच। ठीक है, बैच में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि इसको तो जैसे आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद इसमें कुछ भी आप इन या आउट नहीं करते। ठीक है, मतलब जब एक तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप जो भी अगर आपका प्रोडक्ट है या बायोमास है उसको आप बेसिकली उसमें से जो भी आप निकालते हो। ठीक है, तो इसके अंदर नो मास इन, नो मास आउट। ठीक है, ना मास इन होगा और ना ही मास आउट होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपने जो भी एक तरह से वैल्यू सेट कर दी या जो भी आपका मीडियम है जितनी वॉल्यूम है आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रन करोगे और उसके बाद फर्मेंटेशन को आप बंद कर देते हो। ठीक है, फिर एक होता है आपका सेमी बैच। सेमी बैच में क्या बताया था मैंने कि या तो इन होगा या आउट होगा। ठीक है ना, दोनों में से एक होगा, आइदर मास इन और मास आउट। या तो इन होगा या आउट होगा। तो जैसे इसमें एक स्पेशल केस बन जाता है आपका जो फैट बैच कल्चर है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ मास इन करते हैं। फैट बैच के अंदर, फैट बैच में हम सिर्फ क्या करते हैं, मास इन। हाँ, इसमें वॉल्यूम आपकी चेंज होगी। वैसे भी ये भी दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बट जनरली हम वेरिएबल वॉल्यूम की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, फैट बैच हम उस केस में करते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल आप इनिशियली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई नहीं रख सकते। जैसे अगर आप हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देते हो तो मे बी आपका प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है ना, जहां पर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनहिबिटरी होते हैं। अब मतलब हाई सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि हम सारा सबस्ट्रेट इनिशियली नहीं दे सकते। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मतलब आप ऐसे करोगे कि जैसे सबस्ट्रेट पहले थोड़ा दिया, वो यूज हो गया। ठीक है, देखो सबस्ट्रेट दो जगह यूज होना है। या तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, या वो सबस्ट्रेट किस में यूज होगा, बायोमास बनाने में। किस में यूज होगा, बायोमास को बनाने में। या तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या सबस्ट्रेट बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हाई सबस्ट्रेट आप स्टार्टिंग में दे नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो चलो आपने हाई सबस्ट्रेट दे दिया तो मे बी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा ही नहीं। तो आपने पहले थोड़ा सबस्ट्रेट दिया, वो प्रोडक्ट या बायोमास में कन्वर्ट हो गया, फिर आप धीरे धीरे सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते जा रहे हो। तो फैट बैच कल्चर जनरली हम उस केस में करते हैं जहां पर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर इनहिबिटरी। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, इनहिबिटरी। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे फैट बैच के बारे में। और तीसरा हमने यहां पर है आपका कॉन्टिन्यूस कल्चर। कॉन्टिन्यूस कल्चर, इसके अंदर तो मास इन भी होता है, मास आउट भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा मोटिव क्या होता है ना, देखो नॉर्मली जो हम एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले लैग फेज होता है। ठीक है, उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डेथ फेज होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना कि जो हमारा जो भी स्पेसिफिक जो भी आपका माइक्रोब है, ठीक है, देखो वो मैंने आपको बताया ना, वो आपको देखना पड़ेगा आपने प्रोडक्ट बनवाना है या बायोमास बनवाना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सेल जो है वो इसी फेज में रहे। देखो सेल जो है ना, सेल एक्सपोनेंशियल से स्टेशनरी फेज में तब गया जब सबस्ट्रेट खत्म हो गया। सबस्ट्रेट या जो भी उसको आपने एनर्जी सोर्स देना था वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म ही हो गया तो उसने स्टेशनरी फेज में ही जाना है। लेकिन अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, जो सेल है वो इस वाले फेज में रहेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूस कल्चर में हमारा मोटिव भी होता है कि जो सेल है ना वो स्टेशनरी फेज में ना जाए। हम चाहते हैं कि वो लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे अब जितनी वॉल्यूम हमें, क्योंकि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी होती है। जैसे अगर आपने मतलब इसमें आपने 5 लीटर ऐड करा है तो आपको 5 लीटर रिमूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो किस रेट से रिमूव करना है, किस रेट से ऐड करना है, वो डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो सबस्ट्रेट को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बेस पे हम कितने टाइम, एक्चुअली अभी हम पढ़ेंगे कि एक आगे होता है डाइल्यूशन रेट। ठीक है, एक आगे फंडा आता है डाइल्यूशन रेट का। क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन रेट क्या होता है? डी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डाइल्यूशन रेट क्या होता है?
डाइल्यूशन रेट नहीं पढ़ा? कॉन्टिन्यूस कल्चर में था ना डाइल्यूशन रेट। क्या लिखा हुआ है? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। नहीं, ये नहीं। अभी आप चलो, ये डाइल्यूशन रेट क्या होता है आपका? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब तो बस ये है कि आंखें बंद करी हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, फिर कौन सी वीडियो देख के आए हो? तो उसमें तो है ये। डाइल्यूशन रेट क्या होता है आपका? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। डाइल्यूशन रेट क्या होता है आपका? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। ये मतलब ये हमें ये बताते हैं ना किस रेट से हमने मीडियम को ऐड करना है। ठीक है। तो ये चलो अभी कॉन्टिन्यूस कल्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बैच कल्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है। और उसमें जैसे कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला आपका था, जैसे एल एन ऑफ एक्स बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू म्यू टी। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने ये लिखा था। एक क्या लिखा था आपने? लॉग ऑफ 10 एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 एक्स नॉट प्लस म्यू टी बाय 2.303। ठीक है। एक हमने डबलिंग टाइम का देखा था 0.693 बाय म्यू मैक्स। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने। एक हमने एन पढ़ा था 3.32 लॉग ऑफ 10 एक्स टी बाय एक्स नॉट। ठीक है। फिर मैंने आपको एक मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट बताया था, के इज इक्वल टू एन बाई टी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। और एक मैंने आपको जी बताया था, मीन जनरेशन टाइम विच इज टी बाय एन। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। देखो जितने भी क्वेश्चन थे, वो किसी में वो आपको मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालने को बोल सकता है, किसी में वो आपको मीन जनरेशन टाइम निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो इस ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में मतलब आते हैं। ठीक है। अब हम जैसे एक फैक्टर की बात करेंगे जिसे बोलते हैं हम ग्रोथ यील्ड क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ यील्ड? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ यील्ड? देखो अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है कि हमें या तो सबस्ट्रेट्स, मैंने आपको पहले बताया, या तो प्रोडक्ट बनाना है या बायोमास बनाना है। ठीक है। अब वही होता है ना कि कितना सबस्ट्रेट मतलब चेंज हो और कितना बायोमास बने। ठीक है ना, मतलब अब आपको देखना पड़े ना, जैसे कई जगह पे लिखा होगा कि 0.2 ग्राम बायोमास पर ग्राम सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? अगर 1 ग्राम सबस्ट्रेट यूज होता है तो कितने ग्राम बायोमास बनता है? सिर्फ 0.2 ग्राम। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि 0.2 ग्राम बायोमास बाय 1 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे आपने मान लो 5 ग्राम सबस्ट्रेट दिया तो कितना बायोमास बनेगा? 1 ग्राम। ठीक है। तो ग्रोथ यील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? दैट इज, जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं, वाई एक्स बाय एस। ठीक है ना। यहां पर जैसे हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्स बाय एस। अब वाई एक्स बाय एस क्या होता है आपका? दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एस। दैट इज चेंज इन बायोमास विद चेंज इन सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ सेल मास चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज। ठीक है। एक्चुअली जो यील्ड कॉफिशिएंट होता है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब वो डिपेंड करता है ना। देखो मैंने पहले ही आपको बताया कि डिफरेंट फर्मेंटेशंस का डिफरेंट पर्पस होता है। या तो आपने बायोमास को इंक्रीज कराना है या आपने प्रोडक्ट बनवाना है। तो अगर बायोमास यील्ड है तो उसको मैं क्या दिखा सकता हूँ? वाई एक्स बाय एस। और अगर प्रोडक्ट यील्ड है तो उसको मैं क्या दिखा सकता हूँ? वाई पी बाय एस। वाई पी बाय एस। ठीक है।
अब ये जो हमने जैसे लिखा है वाई एक्स एस, एक्स बाय एस, जैसे अगर हम बायोमास की बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे चेंज इन एक्स, जैसे ऑब्वियसली बायोमास तो टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा, तो एक्स माइनस एक्स नॉट। लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो मेरा टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो यूज हो रहा है ना, तो सबस्ट्रेट कम हो रहा है, बायोमास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, वो कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसे, कोई हम एक ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट की बात करें, ठीक है, फॉर ए ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, फॉर ए ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, कॉमा, when the culture has, when the culture has reached its maximum biomass, when the culture has reached its maximum biomass, which is basically xm, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जो लिमिटिंग सबस्ट्रेट है वो तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बायोमास बन गया ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई एक्स बाय एस इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स एम, मतलब मैक्सिमम बायोमास। ठीक है, और इनिशियल था एक्स नॉट। अब एस, सो वाई एक्स बाय एस हमने क्या लिखा, एक्स एम माइनस एक्स नॉट बाय एस नॉट। ठीक है। सो यहाँ से जैसे अगर हम देखें तो हम इस इक्वेशन को जैसे रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो जैसे हम एस नॉट को उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बाय एस डॉट एस नॉट इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स है, वाई एक्स बाय एस डॉट एस नॉट इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब इसको हमने बेसिकली किस फॉर्म में लिखना है कि एक हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा कि जो एक्स एम है दैट इज इक्वल टू वाई एक्स बाय एस डॉट एस नॉट, तो हमारा जो एक्स नोट है वो उधर चला जाएगा प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी कि वाई एक्सिस पे हम एक्स एम रखेंगे। ठीक है, और बेसिकली आपका जो एम स्लोप आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम एस रखेंगे, और ये हमारा वाई इंटरसेप्ट आएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे हम सिंपली ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, तो इस तरफ एक्स रख दिया, इस तरफ आपने एस रख दिया, और इनिशियली कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो एक्स नोट होगी सी। ठीक है, और ये हमारा जो इस ग्राफ का स्लोप आएगा वो हमें यील्ड दे देगा, विच इज इक्वल टू बाई एक्स बाय एस। ठीक है, देखो सीधी सी बात बस ये है कि आपने ये देखना है, क्योंकि ये अब अलग अलग टाइप की फर्मेंटेशंस होती है ना। देखो अल्टीमेटली हम फर्मेंटेशंस कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इतने सारे एग्जांपल्स देखे थे कि हमें सिट्रिक एसिड बनवाना है, लैक्टिक एसिड बनवाना है, हमें लाइपेज बनवाना है, पैक्टिनेज बनाना है, तो वो तो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है बायोमास, मुझे सेल का मास इंक्रीज करना है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, आपने उस बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है ईल्ड क्या है, तो कितना ग्राम सबस्ट्रेट चाहिए कितना ग्राम बायोमास बनाने के लिए। ठीक है, अब वो जैसे उसने हमें ये दे दिया, अब वो आपको देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन के अंदर कि हमें कितना बायोमास हमारा बना है। ठीक है, और उसके लिए कितना सबस्ट्रेट चाहिए होगा, ये क्वेश्चन में उसने आपको दिया होगा कि इतना इतना बायोमास बनाने के लिए इतना सबस्ट्रेट चाहिए होता है, या इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो हमारा प्रोडक्ट इतना बना है, तो वो पूछ सकता है कि बताओ कितना सबस्ट्रेट यूज हुआ। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यील्ड जो है ना वो हमें एक्चुअली बता रहा है कि एफिशिएंसी कितनी है, कि सबस्ट्रेट बायोमास में कितना कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हर एक जो माइक्रोब है या जो भी आप फर्मेंटेशन जिससे भी करा रहे हो, ये सभी का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एक होता है मेटाबॉलिक कोशिएंट। ठीक है, हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसका क्या नाम होता है, मेटाबॉलिक कोशिएंट।
मेटाबॉलिक कोशिएंट। ठीक है, मेटाबॉलिक कोशिएंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ कंजप्शन, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ सबस्ट्रेट, the rate of consumption of substrate in a culture, in a culture at a particular moment, at a particular moment can be given by the rate of consumption of substrate in a culture at a particular moment can be given by, ठीक है, जैसे इसको हमने क्या लिखा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, सो अब इसको हम, मतलब ये क्या कि एट ए मोमेंट जो सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसके हमने लिखा क्यू एक्स। ठीक है, क्यू यहाँ पर क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक कोशिएंट। ठीक है, अब इसको जैसे हम रीअरेंज करते हैं तो डी एस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्यू डॉट एक्स डॉट डी टी। ठीक है, क्यू डॉट एक्स डॉट डी टी। अब इसमें जैसे क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था, म्यू क्या होता है आपका, डी एक्स बाई डी टी डॉट वन बाय एक्स। ठीक है, या बेसिकली डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू डॉट एक्स डॉट डी टी। ठीक है, ये मैं डी एक्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं। ठीक है, अब जैसे हमने वाई पढ़ा था, वाई क्या होता है आपका, डी एक्स बाई डी एस। ठीक है, तो यहां से आप डी एस को क्या लिख सकते हो, यहां से मैं डी एस को क्या लिख सकता हूं, डी एक्स बाय वाई, डी एक्स बाय वाई। ठीक है, और डी एक्स आपने क्या लिखा है, म्यू डॉट एक्स डॉट डी टी बाय वाई। ठीक है, ये हम किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आपका, दैट इज ऑफ योर डी एस। ठीक है, अब देखो डी एस एक तरफ हमने क्या लिखा है, क्यू एक्स डॉट डी टी, एक तरफ हमने क्या लिखा है, म्यू एक्स डी टी बाय वाई। अब इसका क्या मतलब है, एक्स डॉट डी टी तो इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू बाय वाई। ठीक है ना, देखो एक्स डी एस का एक फॉर्मूला ये है, जैसे आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, एक आपने ये लिख दिया और दूसरा फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। अब देखो दोनों डीएस ही हैं, तो एक्स डी टी इसमें भी है, एक्स डी टी इसमें भी है, लेकिन इसमें म्यू बाय वाई है, तो क्यू को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, म्यू बाय वाई। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू बाय वाई डॉट एक्स डॉट डी टी। ठीक है, अब जैसे इसको मैं इधर ले जाता हूं, डी एस बाय डी टी डॉट वन बाय एक्स इज इक्वल टू म्यू बाय वाई। ठीक है, नहीं मिक्स क्या होगा, यही बताया है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताया भी ना, फिर हम इसको म्यू बाय वाई कैसे लिखेंगे, लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमने इसको चेंज करना है, जब मैं ये दो इक्वेशन लिखूंगा तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, अगर ऐसे तो फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्यू म्यू बाय वाई है। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी डॉट वन बाय एक्स किसके केवल आ गया, म्यू बाय वाई। ठीक है, और जो डी एस बाई डी टी डॉट वन बाय एक्स है उसको हम क्यू लिख सकते हैं, तो यहां से क्यू क्या आ गया आपका, मतलब यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो कि क्यू जो है वो म्यू बाय वाई आ गया। ठीक है, मतलब ये दोनों तरीके हैं ना एक तरह से उसको बताने के, कि यहां से भी हमने बताया कि क्यू म्यू बाय वाई है, और इधर से भी क्यू क्या आपका म्यू बाय वाई। ठीक है, तो क्यू हमारा यहां पर क्या, मेटाबॉलिक कोशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या आपका, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय यील्ड कोफिशिएंट। ठीक है,
अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो जैसे अब आपको वाई पता लग गया क्या है, ठीक है। क्यू का एक फॉर्मूला तो क्या है कि सबस्टेट में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू यहाँ पर क्या आपका मेटाबॉलिक क्वोशिएंट है, और एक्स क्या आपका बायोमास है। देखो मेन आपको ना फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें उसने हमें क्यू दे दिया, वाई दे देगा, तब म्यू बताओ। या अब तीन में से कोई भी दो चीजें हमें वो दे देगा, ठीक है, बट हमें एक चीज निकालनी है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे उसने डबलिंग टाइम दे दिया, तो आपको पता है कि डबलिंग टाइम और म्यू में क्या रिलेशन होता है, तो क्या पता आपको वहां से म्यू भी निकालना पड़े। तो अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद क्या बताई थी आपको, मोनेड इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली म्यू और एस के बीच में होता है। जैसे हम एंजाइम में माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स पढ़ते हैं, वहां पर हम वी और एस की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, जिस इक्वेशन का क्या नाम है आपका, मोनेड इक्वेशन। मोनेड इक्वेशन। ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू एंड द एसेंशियल कंपाउंड कंसंट्रेशन, एंड द एसेंशियल कंपाउंड कंसंट्रेशन was proposed by Monod, was proposed by Monod। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आपकी, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस। ठीक है, इसमें जो म्यू है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। जो म्यू मैक्स है वो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, एस यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी है, लिमिटिंग सबस्ट्रेट की। और के एस यहाँ पर क्या आपका, सैचुरेशन कांस्टेंट, सैचुरेशन कांस्टेंट। म्यू इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू मैक्स मैक्सिमम होता है, एस कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, के एस यहाँ पर क्या होता है, सैचुरेशन कांस्टेंट। जैसे हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में इसको रीअरेंज करा था, वैसे हम यहाँ पर भी रीअरेंज करके क्या लिखते हैं, वन बाय म्यू इज इक्वल टू के एस बाय म्यू मैक्स डॉट वन बाय एस प्लस वन बाय म्यू मैक्स। सेम वे जैसे हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में करा था। ठीक है, फिर जैसे एक चीज ये भी बता रहा है कि अगर मान लो जो आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है, अगर इसमें जो एस की वैल्यू हो, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, तो अगर एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है के एस से, तो आप के एस को इग्नोर कर सकते हो। उस केस में फिर सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू मैक्स के, क्योंकि एस तो नेग्लेक्ट हो गया, और के एस तो नेग्लेक्ट हो गया, और एस एस कट गया। ठीक है, तो जब के एस की वैल्यू बहुत कम है एस से, या एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है के एस से, तो उस केस में म्यू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, म्यू मैक्स। किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू मैक्स।
ठीक है। सिंपली जैसे हमने वहां पर ग्राफ ड्रॉ करे थे कि जैसे v और s के बीच में ग्राफ कैसा आता है आपका, हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर भी अगर आप म्यू और s के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो भी कैसा आएगा आपका, हाइपरबोलिक। जैसे इधर आपने म्यू लिख दिया और इधर आपने s लिख दिया, ठीक है, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ठीक है, और जब आपको म्यू मैक्स बाय 2 चाहिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, के एस। जैसे वहां पर के एम होता है, तो जिस वैल्यू पे आपका म्यू मैक्स बाय 2 आता है उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका के एस। ठीक है, और दूसरा भी जैसे हमने जो वहां पर उसको हमने लाइनवियर बुर्क प्लॉट बोला था, मतलब सिमिलैरिटी है ये तो दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे आपने किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, 1/म्यू वर्सेस 1/s। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/म्यू मैक्स। और जैसे कि हमने वहां पे देखा था, जो हमारा स्लोप आता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा आपका, के एस बाय म्यू मैक्स। के एस बाय म्यू मैक्स। ठीक है, अब इसमें भी वैसे मेन इक्वेशन तो ये है, बट कुछ इक्वेशन होती हैं कि जैसे अगर रैपिड ग्रोथ है, ठीक है, कि जैसे जो आपके बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है, अगर वो रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है, तो उसमें उसके लिए इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो उसके लिए जो होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस डॉट एस नॉट प्लस एस। और एस नॉट इसमें क्या आपकी इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में बी इनहिबिटेड बाय मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, कई बार सबस्ट्रेट की वजह से भी इनहिबिशन हो सकती है। जैसे अभी बताया था ना आपको कि जैसे आप कई बार सबस्ट्रेट ज़्यादा ले लेते हो, तो अगर उस केस में इनहिबिशन हो रही है, तो फिर हम कौन से मोड पे जाते हैं, फेड बैच के ऊपर। ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशंस हैं। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट may be inhibited may be inhibited by medium constituent, may be inhibited by medium constituent such as substrate or product formed, such as substrate or product formed। ठीक है, तो जैसे एक इक्वेशन होती है म्यू की, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस, अगर आप सबस्ट्रेट इनिबिशन की बात कर रहे हो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फॉर सबस्ट्रेट इनिबिशन। बट अगर आप प्रोडक्ट इनिबिशन की बात कर रहे हो, तो उसके लिए इक्वेशन होती है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के आई प्लस एस एंड के पी बाय के पी प्लस पी। ये इक्वेशन किसके लिए है, फॉर प्रोडक्ट इनिबिशन, प्रोडक्ट इनिबिशन। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कॉन्टिन्यूस कल्चर।
ठीक है, क्योंकि मेन अभी हमने वही पढ़ना है और उसी की जो इक्वेशन है मेनली हमने उसी को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम किसके बारे में देखेंगे, कॉन्टिन्यूस कल्चर। देखो एक तो जैसे बैच कल्चर का क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस। इस एक्चुअली इसमें क्या है ना, जैसे फेड बैच कल्चर होता है, अब वही होता है ना, कुछ टॉपिक कंपैरेटिवली इजी होते हैं, कुछ वही है कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि थोड़े से टफ होते हैं। बट मेन आपको फॉर्मूला, विदाउट नोइंग द फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो पहले उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में तो क्या ना, आपने मान लो जितना कुछ पढ़ना है, लास्ट में तो 2-4 पेज में सारे फॉर्मूलाज आ जाने हैं। और वो फॉर्मूलाज में बस ये होता है कि वैल्यूज जो हैं, जैसे वो थोड़ा बहुत वही करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे दी, कोई चीज़ मिलीमीटर में दे दी, तो वो कन्वर्जन भी जरूरी है कि आपको सबको सेम लेके चलना है। ठीक है, तो लास्ट में तो सिर्फ फॉर्मूलाज में ही कंपाइल अप कर देना है कि ये सारे फॉर्मूलाज हैं पूरी के पूरी बाय प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसमें। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस कल्चर की। किसकी बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस कल्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर मास इन और मास आउट दोनों अलाउड होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब कोई भी जैसे आपका, जैसे आप कोई भी फर्मेंटेशन करा रहे हो, ठीक है, बैच कल्चर में तो हमारा बस ये मोटिव होता है कि लास्ट में बस आपने प्रोडक्ट को लेना है। बट इधर आपको जो क्या करना है कि अगर आप उसको जैसे लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, ठीक है, जैसे वो डिपेंड करता है ना कि मैं फर्मेंटेशन को लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, तो जैसे नॉर्मल तो वही फॉर्मूला की जो dN/dt, या जैसे हमने dx/dt लिखा था, वो किसके इक्वल होता है, म्यू एन। ठीक है, म्यू क्या था आपका, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, देखो नॉर्मल तो आपको पता ही ना, जैसे आप बैच कल्चर में तो आपने न्यूट्रिएंट स्टार्टिंग में दे दिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो जो बैक्टीरिया वो यूज कर रहा है, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है तो फिर वो तो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी होती है। ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एक्सपोनेंशियल स्टेज में ही रहे, वो स्टेशनरी फेज में ना जाए। ठीक है, फिर वही चीज यहाँ पर कि किस किस रेट से ऐड करना है, किस रेट से रिमूव करना है, वो डिपेंड करता है कि जो आपका स्पेसिफिक जो भी माइक्रोब है उसका जैसे म्यू कैसा है। ठीक है ना, अगर वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है, स्लो डिवाइड कर रहा है, किस रेट से सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना। ठीक है, तो इनिशियली तो देखो बैच कल्चर ही करना पड़ेगा। इनिशियली तो चाहे आप आगे फैट बैच पढ़ोगे, इनिशियली तो बैच ही होता है। अब उसके बाद आपने देखना है क्या करना है। ठीक है, तो इन कॉन्टिन्यूस कल्चर, इसमें आप लिख सकते हैं इन कॉन्टिन्यूस कल्चर, कल्चर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स, fresh nutrients are constantly added to the medium, are constantly added to the medium, and the equal volume of culture, and the equal volume of culture broth, equal volume of culture broth is removed, that is total culture volume remains the same। मतलब इसमें वॉल्यूम आपको सेम ही रखनी है। देखो बैच में तो कुछ ऐड नहीं होता, कुछ रिमूव नहीं कर रहे, उसमें तो वॉल्यूम सेम रहेगी। फैट बैच में आप ऐड करते हो तो उसमें वॉल्यूम चेंज होती है। कॉन्टिन्यूस में जितना मीडियम ऐड करना है, जितनी वॉल्यूम आपने ऐड करनी है उतनी रिमूव भी करनी है। ठीक है, ताकि जो टोटल कल्चर वॉल्यूम है वो मेरी कैसी रहे, आपकी सेम। टोटल कल्चर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि न्यूट्रिएंट एडिशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसमें जैसे हम, एक तो टर्बिडोस्टैट होता है और एक होता है कीमोस्टैट। ठीक है, जैसे अब होता है ना, अगर किसी भी मीडियम के अंदर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है तो और ऑब्वियसली टर्बिडिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। टर्बिडिटी यही होता है ना कि मीडियम जो है वो आपका टर्बिड हो गया, ठीक है। जैसे एक तो मीडियम होता है क्लियर, वो होता है ओपेक। अब वो हमने एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा कि अगर इतने से ज्यादा टर्बिडिटी होगी, जैसे हमें पता है कि इतने सेल्स का मतलब इतनी टर्बिडिटी है, तो हमने एक वैल्यू सेट कर दी। अगर उससे ऊपर टर्बिडिटी होगी तो फिर हम मीडियम को रिमूव करेंगे और फ्रेश मीडियम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट एडिशन है वो दो वे में हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक टर्बिडोस्टैट होता है और दूसरा हम किसकी बात करेंगे, हीमोस्टैट की। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो चलिए इसमें लिखिए, इन कॉन्टिन्यूस कल्चर या जो न्यूट्रिएंट एडिशन है, न्यूट्रिएंट एडिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू वेज। देखो मेन मोटिव तो हमें न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करने हैं ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। एक टर्बिडोस्टैट होता है, एक कीमोस्टैट होता है। तो जैसे पहले हम टर्बिडोस्टैट की बात करते हैं। इन टर्बिडोस्टैट, कॉमा, द टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर, द टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर is monitored constantly, is monitored constantly, and when it rises above a preset value, preset value, comma, fresh medium is added, is added, ठीक है। लेकिन जो कीमोस्टैट होता है उसमें हम कैसे कंट्रोल करते हैं, एक लिमिटिंग सबस्ट्रेट से। इन कीमोस्टैट, comma, growth is controlled by limiting the supply of, controlled by limiting the supply of a critical growth factor, supply of critical growth factor, that is some nutrient is limited, supply of critical growth factor, that is some nutrient is limited, is limited। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हमें क्या बताया कि जैसे अब अगर आप मीडियम को ऐड कर रहे हो, इफ मीडियम वर एडिड कॉन्टिन्यूसली टू द फर्मेंटर, continuously to the fermenter at a suitable rate, to the fermenter at a suitable rate, suitable rate, comma,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर may be balanced by the displacement of culture may be balanced by the production of new biomass. तो जब आप मीडियम को रिमूव कर रहे हो तो क्या पता उसमें कुछ बायोमास भी जाएगा ना। ठीक है। तो अब उसकी जगह नया बायोमास बनाना पड़ेगा, बैलेंस्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास एंड thus a steady state may be achieved. Thus a steady state may be achieved. देखो जो भी आप मीडियम को रिमूव कर रहे हो अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने 5 लीटर ऐड करा 5 लीटर रिमूव करा, तो जो रिमूव कर रहे हो उसमें कुछ प्रोडक्ट भी जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर बायोमास है तो बायोमास भी जाएगा। ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब वही होता है ना कि हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है। सो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि देखो मेन सबसे बड़ा ये फंडा है कि हमें किस रेट से ऐड करना है। ठीक है। तो जो हमें न्यू मटेरियल सप्लाई करने हैं, ठीक है, वो हमें किस रेट से सप्लाई करने हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो जैसे इसमें भी लिख सकते हो, इन कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, इन कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन fermentation comma new materials are supplied to the vessel, new materials are supplied to the vessel at the rate, at the rate equal to that, at the rate volumetrically equal to that at which product and spent medium are withdrawn, and spent medium are withdrawn, are withdrawn। ठीक है। इन continuous fermentation new materials are supplied to the vessel rate at the rate volumetrically equal to that at which product and spent medium are withdrawn। ठीक है। जैसे इसमें भी हम जो जनरली 2 टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स की बात करेंगे, एक तो कीमोस्टैट कल्चर और एक प्लग फ्लो कल्चर होता है। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूस फ्लो कल्चर की बात करते हैं तो हम 2 टाइप की बात करेंगे। वन वी हैव कीमोस्टैट कल्चर एंड अदर वी हैव दैट इज प्लग फ्लो कल्चर। कीमोस्टैट कल्चर एंड प्लग फ्लो कल्चर। ठीक है। जैसे प्लग फ्लो बायोरिएक्टर अलग होता है। ठीक है। तो जैसे अभी हम मेनली किसकी बात करेंगे, आपकी कीमोस्टैट कल्चर की। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कीमोस्टैट कल्चर। देन हमने इसी की इक्वेशन देखनी है अभी, कीमोस्टैट कल्चर। ठीक है। तो जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि
इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, आपके कीमोस्टैट कल्चर की। ठीक है, तो इसमें आप जैसे लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्टली मिक्स सस्पेंशन, परफेक्टली मिक्स्ड सस्पेंशन ऑफ बायोमास into which medium is, into which medium is fed at a constant rate, fed at a constant rate, and the culture is harvested at the same rate, and is harvested at the same rate, so that culture volume remains constant, so that culture volume remains constant। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, परफेक्टली मिक्स सस्पेंशन ऑफ बायोमास इन विच मीडियम इज फेड एट ए कांस्टेंट रेट, और कल्चर को हम किस रेट से बेसिकली हार्वेस्ट करते हैं, सो दैट कल्चर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम परफेक्टली, क्या होता है ये, मिक्स सस्पेंशन होती है। जैसे इसके अंदर मान लो एक्स आपका बायोमास है, एज सबस्टेट, और वी क्या आपकी वॉल्यूम है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक रेट से मीडियम को ऐड करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लो रेट। ठीक है, और एक स्पेसिफिक रेट से आपने मीडियम को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब देखो इनिशियली तो आप जो आप मीडियम दोगे उसमें आप बेसिकली सबस्ट्रेट ही दे रहे हो। ठीक है, उसके थ्रू सिर्फ आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सबस्ट्रेट। लेकिन जो मीडियम बाहर आएगा, ऑब्वियसली उसमें बायोमास भी होगा और सबस्ट्रेट भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं मीडियम ऐड ऐड कर रहा हूँ वो तो फ्रेश है ना, वो तो मतलब मेरे को पता है कि उसमें बायोमास तो है ही नहीं। बट जब आप इसमें से एक वॉल्यूम को रिमूव करोगे तो उसमें बायोमास भी होगा और आपका सबस्ट्रेट भी होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे एफ क्या होता है आपका, फ्लो रेट, एफ इज द फ्लो रेट। वी यहां पर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कल्चर। एक्स यहां पर क्या आपका जो बायोमास है, और एक ही बात है, और एस यहां पर क्या होता है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो जिस रेट से आप मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो उसी रेट से आपने कल्चर को हार्वेस्ट करना है। ठीक है, सो अंडर आइडियल कंडीशंस, अंडर आइडियल कंडीशंस, comma, the mixing should be perfect, the mixing should be perfect, comma, that is a drop of medium, a drop of medium entering the medium
A drop of medium entering the medium should be or should instantly be distributed uniformly throughout the culture. Should instantly be distributed uniformly throughout the culture. Throughout the culture. ठीक है, जैसे इसमें हम एक तो लिखते हैं, एक तो आपका एक रेजिडेंस टाइम होता है, उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय फ्लो रेट, और डाइल्यूशन रेट का फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या होता है, एफ बाय वी, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें भी जैसे हमने पहले बैच कल्चर की इक्वेशन की बात करी थी, अब हम किसकी बात करेंगे, जो कीमोस्टैट की इक्वेशन, ठीक है, जो कि बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। तो इसमें जैसे आप लिखिए रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, मतलब जो आप ऐड कर रहे हो, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम माइनस रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम and rate of production within the system minus rate of removal from the system plus rate of production within the system is equal to 0. Rate of production within the system is equal to 0. So rate of addition to the system minus rate of removal plus rate of production. ठीक है, अब इसमें जैसे हम कुछ पहले कुछ वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, या पहले जो हम एक तरह से नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें हम पहले एक यूज करेंगे एक्स। एक्स आपका क्या होगा, वाइबल सेल मास इन रिएक्टर एफ्लुएंट स्ट्रीम, वाइबल सेल मास इन रिएक्टर एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम, एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम। एक्स नोट है वाइबल सेल मास इन फीड स्ट्रीम, वाइबल सेल मास इन फीड स्ट्रीम। इन फीड स्ट्रीम, एफ यहां पर क्या होता है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फीड एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम, एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम। V is the volume of culture in the vessel. Culture in the vessel. Volume of culture in the vessel
एंड गामा एक्स द रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन, रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन विच इज dx बाय dt। ठीक है, तो x क्या है कि जो आपका ऑब्वियसली जो भी आपका रिएक्टर है उसमें कितना बायोमास है, और जो एफ्लुएंट स्ट्रीम में कितना बायोमास होगा। एक्स नोट होगा वाइबल सेल मास इन फीड स्ट्रीम। ठीक है, वी इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फीड एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम ही होना चाहिए फ्लो रेट, और वी इज द वॉल्यूम, और गामा एक्स इज द रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो जो रेट ऑफ एडिशन होगा, ठीक है, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज फ्लो रेट इंटू एक्स नॉट। ठीक है, जो रेट ऑफ क्या है आपका एडिशन, ठीक है, माइनस एफ इंटू एक्स दैट इज रेट ऑफ रिमूवल, और प्रोडक्शन को हम क्या लिखेंगे, प्लस वी इंटू गामा एक्स, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। एडिशन इज फ्लो रेट इंटू एक्स नॉट। ठीक है, ये एडिशन है, जो सबसे ऊपर मैंने लिखा पहले, एडिशन, रिमूवल एंड प्रोडक्शन, एडिशन, रिमूवल एंड प्रोडक्शन। एडिशन इज एफ डॉट एक्स नॉट, रिमूवल इज एफ डॉट एक्स, प्रोडक्शन इज वी डॉट गामा एक्स, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये कब जीरो होना चाहिए, जब हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि हमें कांस्टेंट रखना है कंडीशंस को। ठीक है, अब हम इन सबको v से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन सबको हम किससे डिवाइड करेंगे, v से। तो f बाय वी डॉट एक्स नॉट माइनस एफ बाय वी एक्स प्लस वी बाय वी डॉट गामा एक्स, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डाइल्यूशन रेट होता है वो क्या होता है आपका, फ्लो बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं एफ बाय वी की जगह डाइल्यूशन रेट लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स नॉट माइनस डी एक्स प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से हम और क्या लिख सकते हैं कि जो डी एक्स नॉट है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स माइनस गामा एक्स, माइनस गामा एक्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा कि जो डी एक्स नॉट है इज इक्वल टू डी एक्स, और ये जो गामा एक्स है इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई करा और एक्स से डिवाइड करा। ठीक है, अब जैसे हमें एक फॉर्मूला पता है कि म्यू क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी डॉट वन बाय एक्स, या वन बाय एक्स डॉट डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब देखो गामा का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, गामा भी तो डी एक्स बाय डी टी है। ठीक है, गामा का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था कि जो गामा एक्स है वो डी एक्स बाई डी टी है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू वन बाय एक्स डॉट गामा एक्स, मतलब गामा एक्स बाय एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू। ठीक है, तो डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस क्या आ गया, ये म्यू एक्स आ गया। क्या आ गया आपका, म्यू एक्स। ठीक है, अब देखो उसने हमें क्या कहा कि जैसे हमने पता है कि हमारी जो फीड है वो स्टीराइल है, उसमें तो कोई बायोमास हम दे ही नहीं रहे हैं, तो उसमें एक्स नोट तो जीरो होगा। ठीक है ना, एट इनिशियल स्टेज, एट इनिशियल स्टेज, एट इनिशियल स्टेज फॉर स्टीराइल सीड और फॉर स्टीराइल फीड, जो एक्स नोट है वो क्या आपका, जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स इसके इक्वल आ गया म्यू एक्स के। तो डी किसके इक्वल आ गया, म्यू के, कि डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो डाइल्यूशन रेट हमारा किसके इक्वल आ गया, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के। तो एक तो हमने यहां से ये चीज डिराइव कर ली कि डी और म्यू क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। ठीक है, अब हम उसी मोनेड इक्वेशन की बात करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस। ठीक है, ठीक है, और एक मतलब एक इक्वेशन जो अभी हमने लिखी थी, डी एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू एक्स। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन मैंने पहले पढ़ी थी ना, म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू मैक्स इंटू एस बाय
के एस प्लस एस। ठीक है, और एक इक्वेशन अभी हमने क्या लिखी है कि जो डी एक्स नॉट है वो किसके इक्वल है, डी एक्स माइनस म्यू एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो म्यू किया है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, जो डी एक्स नॉट है, डी एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू की जगह वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे इनमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो डी एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो आप यहां से, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब इसको इसने जनरली किस फॉर्म में दिखाया है कि एक्स कॉमन ले लो, चलो यहां से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी माइनस म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस। ठीक है, अब ये सारा ना इसको मतलब ये इस सारे को इधर लेके आए हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, फिर ये हमारा म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस माइनस डी हो जाएगा। ठीक है ना, और डी, और तो मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू मैक्स एस बाय, मतलब वो चाहे आप पहले ले आओ, ठीक है ना, कि इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। तो म्यू मैक्स बाय एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस माइनस डी डॉट एक्स प्लस डी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये सारी की सारी वैल्यू ना इधर ले आए। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, जो ये प्लस में था ये माइनस डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो ये सारी वैल्यू को उधर ले आए, तो ये हमारे पास क्या आ गया आपका, जीरो। क्या आ गया आपके पास, जीरो। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा था, जो स्टेराइल फीड है उसमें म्यू किसके इक्वल था, आपके डी के। जो अभी हमने स्टेराइल फीड की बात करी थी कि जब आपको पता है कि उसमें एक्स नोट तो जीरो है, तो उसमें म्यू किसके इक्वल था, डी के। म्यू इज इक्वल टू डी, स्टेराइल फीड का मतलब क्या है कि उसमें कोई आप बायोमास नहीं दे रहे। म्यू इज इक्वल टू डी फॉर स्टेराइल फीड, फॉर स्टेराइल फीड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। ठीक है ना, जो म्यू मैक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। तो डी को भी हम क्या लिख सकते हैं, म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को अभी हम रीअरेंज करेंगे, तो डी किसके इक्वल है आपका, म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस। अब वो कह रहा है इसको उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा वो, मतलब डी के एस प्लस डी एस इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू मैक्स इंटू एस माइनस डी एस इज इक्वल टू डी के एस। ठीक है, अब इन दोनों में से सबस्टेट कॉमन आ गया, इंटू म्यू मैक्स माइनस डी इज इक्वल टू डी के एस। और ये हमारे पास एस स्टीराइल फीड का क्या आ गया, फॉर्मूला। क्योंकि सबस्टेट तो हम दे ही रहे हैं ना, हमने तो बाय मास नहीं देना। तो डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, ये हमारे हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, स्टीराइल फीड का, कि जो आपने सबस्ट्रेट देना है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि एस स्टीराइल फीड निकालो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, डाइल्यूशन रेट इंटू के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। ये तो आ गया एस। ठीक है,
फिर एक फॉर्मूला इन्होंने किसका बता रखा है, एक्स स्टीराइल फीड का। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वाई किसके इक्वल होता है, वाई किसके इक्वल होता है आपका, वाई एक्स बाय एस। तो उसमें हमने क्या कहा था कि एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एस नॉट माइनस एस। अब देखो आपको पता है जो स्टीराइल फीड था उसमें एक्स नॉट तो जीरो ही था, तो वाई एक्स बाय एस को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बाय एस नॉट माइनस एस। अभी एस की वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी पड़ेगी, जो स्टीराइल फीड है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर हमें एक्स स्टीराइल फीड निकालना है, तो एक्स स्टीराइल फीड शुड बी इक्वल टू वाई एक्स बाय एस इंटू एस नॉट माइनस एस। और सिंपली यहां पर आप एस की वैल्यू पुट कर दो, विच इज डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस टी। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया कि जब आप स्टीराइल फीड दे रहे हो तब मेरा कितना बायोमास बनेगा। तो मेरे पास एस स्टीराइल फीड का भी फॉर्मूला आ गया और एक्स स्टीराइल फीड का। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि किस पे बेस्ड है आपका, जो भी हमने कीमोस्टैट की इक्वेशन पढ़ी। अब वो कह रहे हैं कि जो बायोमास है इज बीइंग प्रोड्यूस इन ए कॉन्टिन्यूस स्टेट टैंक बाय रिएक्टर ऑफ 750 लीटर कैपेसिटी। मतलब ये मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गिवन है। जो स्टेराइल फीड है वो क्या दे रखी है, 8 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज है सबस्ट्रेट, और हमें फ्लो रेट दे रखा है। ठीक है, 150 लीटर पर आवर। माइक्रोबियल सिस्टम फॉलोज मोनेड इक्वेशन, म्यू एम गिवन है, के एस गिवन है, वाई एक्स बाय एस गिवन है। देखो वाई एक्स बाय एस क्या बता रहा है कि 0.5 ग्राम मास बनता है 1 ग्राम सबस्ट्रेट से। तो आपकी सेल की प्रोडक्टिविटी बताओ स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, एक तरह से एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपने, एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला क्या है, वाई एक्स बाय एस इंटू इंटू एस नॉट माइनस डी के एस म्यू मैक्स माइनस, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मतलब हमें याद रखना पड़ेगा। चलो एक्स देखो, वाई एक्स बाय एस में गिवन है वो कितना है, 0.5। चलो ये तो 0.5 आ गया। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी ना क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। एस नॉट हमें कितना गिवन है, 8। ठीक है, अब डाइल्यूशन रेट हमें नहीं गिवन है, बट हमें फॉर्मूला पता है कि डाइल्यूशन रेट का फॉर्मूला होता है फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। फ्लो रेट कितना है, 150, वॉल्यूम कितनी है 750। तो ये कितना आ गया, 1/5, विच इज 0.2 आर इनवर्स 1, कि नहीं। तो डाइल्यूशन रेट क्या आ गया मेरा, 0.2 आर इनवर्स 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो जो डी है वो तो 0.2 है, के एस कितना गिवन है हमें, 1.5, म्यू मैक्स गिवन है 0.4, और डी कितना है हमारा 0.2। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहां से अगर हम एक्स देखें, देखते हैं कितना आता है, 0.5 इंटू 8 माइनस, अब ये 0.2 इंटू 1.5 कितना आ रहा है, 0.3, 0.3/0.2, मतलब ये 3/2 ही आ गया, मतलब 1.5। मतलब 0.5 इंटू 8 - 1.5, विच इज बेसिकली 6.5। सो इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6.25, सॉरी 6.5। तो ये कितना आ रहा है, 3.25 ग्राम पर लीटर, 6.5। अब लेकिन ये मेरे पास ग्राम पर लीटर में आया है। उसने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है वो किसमें पूछा है, आपका ग्राम पर लीटर पर आवर। तो ये जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डाइल्यूशन रेट से। ठीक है, तो 3.25 को अगर मैं पॉइंट किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.2 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 0.65 ग्राम पर लीटर पर आवर। देखो मेन आपको ना फॉर्मूला याद रखना है, एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो एस का फॉर्मूला भी क्या है,
डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर एस पूछता मेरे से, ठीक है, कि जो एस आपका स्टेराइल फील्ड, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है एस नोट माइनस एस। ठीक है, तो एक्स का फॉर्मूला के बिना देखो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखो जैसे हमने पूरी कहानी पढ़ ली, हमने डिराइव करा, हमें डेरिवेशन से नहीं लेना देना, एट द एंड मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो एक्स है वाई एक्स बाय एस एस नोट माइनस डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। ठीक है, ऐसे देखो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो हमें क्या गिवन है, उसमें हमें जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है उसमें हमने कल्चर्ड करा है, डाइल्यूशन रेट हमें गिवन है, फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन गिवन है, और हमें कह रहा है कि बायोमास कंसंट्रेशन बताओ स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, फीड स्टेराइल है, मेंटेनेंस नेग्लिजिबल है, मैक्सिमम बायोमास यील्ड, और यहां पर देखो हमें वाई एक्सेस कितना दे रखा है, 0.4 ग्राम बायोमास पर ग्राम इथेनॉल। ठीक है, अब मुझे म्यू एम भी गिवन है, के एस भी गिवन है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक्स का फॉर्मूला यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, वाई एक्सेस एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। इसमें तो ग्राम पर लीटर में ही निकालना है। ठीक है, अब मुझे जो वाई एक्सेस कितना दे रखा, 0.4, एस नोट कितना है यहां पर, एस नोट हमें कितना दे रखा है यहां पर, 10, क्योंकि फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे रखी है। डी भी हमें गिवन है, के एस भी गिवन है, म्यू एम भी गिवन है। ठीक है, और इसमें तो हमें ग्राम पर लीटर में ही निकालना है। तो वाई एक्सेस की वैल्यू कितनी है, 0.4, एस नोट की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस डी कितना है, 0.5, डाइल्यूशन रेट 0.5 है, के एस कितना है, 0.3, डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 0.5। हाँ, तो 0.7 माइनस 0.5, तो ये कितना आ रहा है, 0.4 इंटू, अब यहां पे 10 माइनस 0.5 इंटू 0.3, कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 0.3 कितना आएगा, 0.15। ये कितना आएगा, ये तो 0.15 आ गया, बाय डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये कितना आएगा, 0.4 इंटू 10 माइनस, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 15/100 और 2 इधर 10 ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 15/20 है एक तरह से। 3/4 कितना होता है, 0.75, तो ये कितना आ गया, 9.25। तो अगर हम 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3.7, यही आंसर है, 3.7 ग्राम पर लीटर। इस चीज को देखो आपने समझना है कि फॉर्मूला से बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, बट वही होता है ना, जैसे मैं एक तो सीधा ही फॉर्मूला याद करा दूं, फिर हमें चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे दोनों ही क्वेश्चन में उसने मेरे से क्या पूछा था, किसके बारे में पूछा था उसने मेरे से, एक्स की वैल्यू, एक्स का फॉर्मूला है वाई एक्स एस, और आपको एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्यूशन रेट दिया नहीं होता, वो हमने निकाला था, एस भी गिवन था, मतलब एस नोट भी गिवन था, के एस भी गिवन था, म्यू एम भी गिवन था। इसमें तो सारा कुछ ही गिवन है, और इसमें देखो आंसर मुझे ग्राम पर लीटर में निकालना है। ठीक है, और उधर मुझे ग्राम पर लीटर पर आवर में निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाकी फिर और भी क्वेश्चंस हैं, फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे।